हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संज्ञानात्मक विकास टॉपिक करेंगे और साथ में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है जीन पियाजे की उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं आज के इस वाले टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञान कॉग्निशन होता क्या है। जो संज्ञान होता है वो प्राणी का एक विज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाहरी जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब कि ये एक कहने की मतलब क्या है कि जो संज्ञान है ये एक साइंस है जिसे कोई भी जो पर्सन होता है वो अपने एनवायरनमेंट से प्राप्त कर सकता है। जो बाहरी जगत है उससे, जो उद्दीपक जगत है उससे वो ग्रहण कर सकता है। यदि हम बात करें कि संज्ञान के अंतर्गत क्या 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 आता है तो अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, प्रत्यक्षण आदि जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं संज्ञान के अंदर ही आती हैं। जो ये सारी क्रियाएं होती हैं ये आपस में कोरिलेटेड होती हैं, मतलब अंतः संबंधित होती हैं आपस में। जो वाले सारे प्रोसेस जैसे अवधान, स्मरण, समाधान सारे आपस में कोरिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है जीन पियाजे ने। ये देखिए, ये है जीन पियाजे। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के, मतलब कहाँ के थे जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब जो कॉग्निटिव जो एक पक्ष होता है उसका बहुत ही क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विवरण दिया था जीन पियाजे ने। मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया था कि क्या होता है संज्ञानात्मक पक्ष। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने इस चीज को बिल्कुल डिफाइन किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब कि इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया तो इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी दे दिया, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इन्होंने दी। और इसी वजह से जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो जीन पियाजे जो हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यदि हम बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान की तो इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जन्म से लेके अंत तक, मतलब कि गर्भावस्था से लेके वृद्धावस्था तक जितना भी विकास हुआ है उस सारे की स्टडी हम विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। आगे देखिए, पियाजे की थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं कि इनकी थ्योरी से पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने कुछ मतलब मेन कंसेप्ट बताए हैं, अवधारणाएं बताई हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है स्कीमा। जो देखिए, स्कीमा क्या होता है कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, मतलब जो भी हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा या जो भी हमने कहीं से भी सीखा उसकी हमने लर्निंग की तो उसका जो एक संगठित रूप होता है उसको ही स्कीमा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी है मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया, जीव विज्ञान में उसको हम स्कीमा कहते हैं। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया, मतलब कोई उद्दीपक, कोई स्टिमुलस आ जाता है तो हम उसके अपोजिट में हम जो रिएक्शन देते हैं उसी को स्कीमा कहते हैं। इसके अलावा देखिए, स्कीमा ज्ञान की एक श्रेणी है, मतलब ये एक सीरीज है जो हमें दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती है। मतलब ये हमको अच्छे से समझाती है कि कैसे हम मतलब समझे किसी भी बात को, कैसे हम मतलब इस दुनिया जगत के बारे में जाने। तो ये हो गया हमारा स्कीमा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुकूलन, एडेप्टेशन। पियाजे ने एक मौलिक जैविक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन को देखा। सभी जीवित चीजें एक तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के बिना भी अनुकूलन होती हैं। ये बात पियाजे ने कही कि जो मस्तिष्क होता है या जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बिना भी चीजें जीवित रह सकती हैं, वो अडेप्टेशन वो कर सकती हैं। आवास और अनुकूलन प्रक्रिया के दो पहलू, उन्होंने यहाँ पे दो पहलू बताए हैं, आवास और अनुकूलन, मतलब अडेप्टेशन और आवास जो शेल्टर होता है वो दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। थर्ड देखिए, आत्मीकरण या समावेशन, एसिमुलेशन। समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सोल्व करने के लिए हम हमारे जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, जो हमारे थॉट्स है उनका हम यूज करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम आत्मीकरण। हमारे पहले से मौजूद नहीं जानकारियों को लेने की प्रक्रिया स्कीमा को
आत्मसात या आत्मीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो जानकारी हमको पहले से नहीं है उसको जानकारी को लेना, जो स्कीमा में थी उस जानकारी को लेना, उसको बारे में उसको अच्छे से धारण कर लेना ही आत्मीकरण या समावेशन या आत्मसात कहलाता है, एसिमुलेशन। नेक्स्ट है समायोजित समझन या समायोजन, एकोमोडेशन। क्या होता है ये? अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। मतलब कि जो हमारे पूर्व अनुभव थे वो कुछ चेंज आ गई, मतलब हमारे पास एक नया एनवायरनमेंट आ गया है, तो उसमें यदि हमने एडजस्टमेंट कर ली, तो मतलब कि हमने समायोजित हम हो गए हैं, हमने समायोजन कर लिया है, हमने अकोमोडेशन कर ली है। तो यही होता है समायोजन, एडजस्टमेंट कर लेना। समायोजित में नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। मतलब कि जो हमारे माइंड में पहले से सेट था तो उसको मतलब चेंज कर लेना ही जो स्कीमा था हमारे माइंड में उसको चेंज कर लेना ही समायोजन करना कहलाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। मतलब कि जो नया कुछ हमने सीखा है उसको भी हमारे माइंड में सेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ, संतुलन, इक्विलिब्रेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मतलब कि जो हमने अभी किए, हमने अकोमोडेशन किया और हमने एसिमुलेशन किया, इन दोनों के बीच में जो संतुलन का काम करेगा तो वो कौन करता है? वो संतुलन ये करता है इक्विलिब्रेशन। पुराने विचारों और नई धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना। जो हमारे पुराने विचार थे और नई धारणा जो हमने बना ली उनके बीच में जो संतुलन का काम करेगा वो ये संतुलन ही करेगा। प्याजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वह अकोमोडेशन और जो शेल्टर होता है उसके बीच में वो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तंत्र प्याजे के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसे संतुलन कहते हैं। और यही संतुलन है जिसके थ्रू हम मतलब संतुलन बनाने की हम कोशिश करते हैं, वही होता है संतुलन। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे का चरण सिद्धांत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है। तो जो इनका चरण सिद्धांत, जो इनका स्टेज थ्योरी है, ये क्या बताता है कि बच्चे में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बारे में ही ये बताता है। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्षमता में परिवर्तन शामिल है। मतलब कि जो ये संज्ञानात्मक विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें जो प्रोसेस होती है कोग्निटिव प्रोसेस होती है, और जो हमारी कैपेसिटी होती है, तो उनमें जो चेंज हुआ है वो चीज सारी इसमें इंक्लूड रहती हैं। जीन प्याजे के दृष्टिकोण में प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास में कार्यों के आधार पर प्रक्रियाएं शामिल हैं। क्योंकि जीन प्याजे ने क्या कहा कि जो प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें वर्ग के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, लेकिन बाद में उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो जो मेंटल वर्क्स होते हैं उनमें बाद में चेंज आ जाता है और उसमें प्रोग्रेस भी होती है। ये देखिए 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की। तो फर्स्ट है संवेदी गतिक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि 2 से 7 वर्ष। थर्ड है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11+, मतलब 11 से अधिक या 11 के बाद। ये 4 अवस्थाएं जिनको हम अभी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड क्या मैंने आपको भी बताया था, 0 से 2 वर्ष। ये थोड़ा सा मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में डाल रखा है इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसी वजह से देखिए, जन्म के समय जो शिशु होता है वो बाहरी जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, मतलब कि उसको कुछ पता नहीं होता बाहरी जगत के बारे में। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो आयु वृद्धि के साथ साथ वो अपनी ज्ञानेंद्रियों या संवेदनाओं या शारीरिक क्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है और वातावरण से वो ज्ञान ग्रहण करता है। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि क्या बाहरी जगत है, क्या उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, पर धीरे धीरे बच्चा सुनना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे बच्चा देखना स्टार्ट करता है। तो यही प्रोसेस होती है सबसे पहले। सेकंड है शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा,
स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। मतलब बच्चे के पास जो ज्ञानेंद्रिय थे, ज्ञानेंद्रिय का यूज करके बच्चा देखेगा, सुनेगा, टच करेगा चीजों को, स्मेल लेगा, टेस्ट लेगा, उनके अकॉर्डिंग बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है। और जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जो हमारे सेंसेस होती हैं, वो हमारे सीखने का, हमारे लर्निंग का वो द्वार होती हैं। इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। देखा होगा कि मतलब जो 12 माह का एक बच्चा होता है वो एटलीस्ट पापा वर्ड या माँ वर्ड तो वो बोलना सीख ही जाता है इस वाली एज तक। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है और अपरिचितों का को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। मतलब जो दीदी नोन वाले हैं बच्चे के, तो बच्चा हंस के बात करता है, छोटा बच्चा जो होता है। लेकिन बच्चा उस किसी को नहीं जानता तो बच्चा उसको देखकर डर जाता है और बच्चा रोने लग जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, लेकिन इस अवस्था के अंत में जो वस्तु स्थायित्व होता है उसका भाव जागृत हो जाता है, अर्थात वस्तु स्थायित्व प्रदर्शन होने लग जाता है। देखिए वस्तु स्थायित्व होता क्या है कि कोई चीज छुपी हुई है, बच्चा उसको ढूंढ निकालता है, तो मतलब वही होता है वस्तु स्थायित्व कि बच्चे का ध्यान है कि वो चीज कहाँ पे रखी थी, तो बच्चा उसको ढूंढ के लाएगा और इसी वजह से इस अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष। सेकंड है अंतर्दर्शी या अंतर्ज्ञान अवधि, 4 से 7 वर्ष। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, मतलब कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जो कि होता है 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही करेगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक कंसेप्ट हो रहा है इस वाली एज में, वो है प्रतिमूर्ति निर्माण या प्रतिबिंब रचना। मतलब बच्चे किसी भी से कोई गुड्डे का टॉयज है, बच्चा उसको देख के उसको ही अपना छोटा भाई समझने लग जाता है। मतलब बच्चे ने इमेज बना लेता है बच्चा अपने माइंड में उस चीज की, और उसका प्रतिबिंब बना लेता है अपने माइंड में। तो आपने देखा होगा कि मतलब बच्चे टॉयजों के लिए कितने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इवन उसके पास यदि यदि उसके पास नकली डॉगी भी है तो उसको भी वो असली समझने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चा उसका प्रतिबिंब बना लेता है अपने माइंड में। सेकंड टॉपिक यहाँ पे है जीववाद। जीववाद क्या होता है कि बच्चे निर्जीव वस्तु में बच्चे सजीव चिंतन करने की कोशिश करते हैं और इसी को जीववाद कहा जाता है। जैसे कि बच्चा ये कहता है कि यार तो सूरज कुछ उदास लग रहा है, तो मतलब ये क्या है कि बच्चा निर्जीव चीजों में बच्चा सजीव चिंतन कर रहा है। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित या अहंकारवादी। जो बच्चा होता है इस एज में वो खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरों को महत्व नहीं देता है। इवन बच्चे में अहंकार भी होता है। यदि आपने बच्चे को डांट दिया तो बच्चा सोचता है मेरे को डांटा क्यों गया, क्या मैं ऐसे ही हूँ। मतलब बच्चे में अहंकार भी होता है और वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहता है। बालक अपने व दूसरों के नजरिए में अंतर करने में असमर्थ होता है। बच्चा को पता नहीं होता कि पेरेंट्स मेरे को क्यों डांट रहे हैं, उनका नजरिया क्या है, वो मेरे को किस तरीके से बोल रहे हैं। तो बच्चे इस टाइप से नहीं समझ पाते हैं इस वाली एज ग्रुप में। सेकंड इसमें जो है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि, ये है इंट्यूटिव पीरियड, मतलब कि जो उसकी एज है 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। मतलब कि क्वेश्चनिंग एज हम बोलते हैं, प्रश्न पूछने की अवस्था क्वेश्चनिंग एज जैसे बोलते हैं कि बच्चा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और बच्चा हर क्वेश्चन के जवाब हमसे जानना चाहता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए वो उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे। इसके अलावा इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे छोटे कामों में मदद कराना, जोड़ बाकी गुना भाग का ज्ञान हो जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब कि बच्चे को ये ज्ञान सारा हो जाएगा, अक्षर बता देगा, गिनती कर लेगा, वस्तु मतलब चीजों को वो अच्छे से रख देगा, हल्का भारी भी उसको पता चल जाता है, बड़ों की बात भी मानता है, काम भी कराता है। बट बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता है इस वाली एज में, इसलिए यहाँ पे इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, मतलब कि बच्चा उल्टा पुल्टा चीज को नहीं कर पाता है,
तो आपने उससे ये पूछ लिया कि भाई आप मेरे को सीधी काउंटिंग सुनाई तो सुना देगा, बट आपने उससे ये कहा कि हाँ मेरे को बैक काउंटिंग सुनाई है 100 से लेके 1 तक, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे में एप्पल टावी मतलब इस टाइप में ये वाले भाव बच्चे में नहीं होता इस वाली अवस्था में। तो इसी वजह से इस वाली अवस्था को एप्पल टावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये यहाँ पे अतार्किक अवस्था है, ये यहाँ पे ए और एडजस्टमेंट कर लेना है, शायद को टाइपिंग एरर रहा, इस वजह से मैंने भी आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया। यहाँ पे ये अतार्किक अवस्था है, बच्चा यदि तर्क नहीं कर पाएगा तो मतलब अतार्किक चिंतन मतलब वो सिर्फ अपने अपने काम के सोचेगा, वो तर्क तो उसको करना आता ही नहीं है, इसलिए ये अतार्किक चिंतन की अवस्था है। नंबर 3 है यहाँ पे मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसकी एज होती है 7 से 11 ईयर्स। जो ये वाली अवस्था होती है ये होती है तार्किक अवस्था, और ये वाली थी अतार्किक अवस्था। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, मतलब बच्चा स्टार्ट कर देता है तार्किक चिंतन करना इस अवस्था में, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मतलब जो बच्चा दिख रहा है बच्चा सिर्फ उस चीज के बारे में ही सोचेगा, उसके बारे में बच्चा बात करेगा। इसके अलावा बालक अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बताना, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो बच्चा होता है वो हर काम करेगा, कंपैरिजन करेगा, डिफरेंस बताएगा, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी बताएगा, उसको राइट रॉन्ग का भी जानकारी उसको होगी, बट बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तु को देख के ही ये सब करेगा, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था होती है इसमें बच्चा दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय आदि सारी चीजें बताने लायक हो जाता है, और इस वाली मतलब अवस्था में उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। मतलब बच्चा वस्तुओं को चेंज करके आपको बता सकता है, बच्चा वस्तुओं को पलट पलट के भी उसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता है, मतलब बच्चों को उल्टा पुल्टा करना चीज को आ जाता है। इसके अलावा देखिए बालक क्रमबद्ध चिंतन व कर्मानुसार व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है। मतलब बच्चा अगर एक सीरीज में चिंतन करता है, मतलब एक टॉपिक के डायरेक्शन में बच्चा चिंतन करता है बिल्कुल सीरीज से अच्छे तरीके से। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता में भी प्रवीणता आ जाती है, मतलब बच्चे को बोलना आ जाता है, भाषा वो सीख लेता है और वो कम्युनिकेशन भी अच्छे से सीख लेता है। इसके अलावा इस अवस्था के अंत तक बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का भी विकास हो जाता है। मतलब बच्चा तर्क करता है तो जिज्ञासु होता है कोई चीज जानने के लिए, और वो निरीक्षण भी कर सकता है किसी भी चीज का। इसके अलावा दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देता है बच्चा, और आत्म केंद्रितता को त्याग देता है। मतलब जो बच्चा सेकंड स्टेज में बच्चा आत्म केंद्रित था वो चीज यहाँ पे नहीं होती है, बच्चा दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देता है, उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। इसके अलावा इस अवस्था में 3 मुख्य रूप से 3 संप्रत्यय दिए गए हैं, 3 कंसेप्ट दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है संरक्षण, सेकंड है संबंध एंड थर्ड है वर्गीकरण। मतलब बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है किसी भी चीज का, पूरी चीजों को बड़े ध्यान से रखता है वो। सेकंड है संबंध, बच्चा मतलब रिलेशन बच्चा अच्छे से संभालता है, अच्छे से बच्चा मतलब अब कोशिश करता है अपने फ्रेंड के साथ वो अच्छे से रिलेशंस बनाने की, अच्छे से सबसे बात करने की। थर्ड है वर्गीकरण, बच्चा मतलब क्लासिफिकेशन बच्चा अच्छे से कर पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लासिफिकेशन करने में, वो चीजों को अच्छे प्रकार से उनको क्लासिफाई कर पाता है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट स्टेज जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या है? वो है 11 ईयर्स के बाद, मतलब 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में क्या होता है? देखिए इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मतलब बच्चा जो प्रत्यक्ष दिख रही है बच्चा उसका चिंतन करेगा ही, बट उसके साथ साथ वो चीज हमारे सामने नहीं है, जो मतलब कि जो चीज अमूर्त है, जो हमको दिख नहीं रही है, जो चीज अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में बच्चा चिंतन करने के लायक हो जाता है, और इसी वजह से इसको कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब जितनी मेंटल एक्टिविटीज होती है हमारे माइंड में उनका बिल्कुल फुली डेवलपमेंट उनकी हो जाती है। इसके अलावा किशोरों के चिंतन के वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रियलिटी से वो सोचते हैं। इसके अलावा देखिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है। ये क्या होती है? देखिए अर्थात समस्या उत्पन्न होने पर
तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। यही होता है, मतलब कि कोई तो प्रॉब्लम अराइज हुई है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो बिल्कुल मतलब तर्क देगा, वो अपने एक क्रमबद्ध विचार करेगा उस पर, और वो करते हुए समस्या का समाधान बच्चा ढूंढ लेता है, तो उसी को कहते हैं परिकल्पनात्मक निगमात्मक तर्कना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जीन पियाजे ने क्या शिक्षा में क्या योगदान रहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। तो जीन पियाजे ने क्या किया, जो संज्ञानात्मक विकास है वो सिद्धांत हमको दिया था, और इसी वजह से इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक भी माना जाता है। क्या कहते हैं जीन पियाजे कि बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रखे ही हमको अपना मतलब अपनी एजुकेशन सिस्टम हमको बनाना चाहिए। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए पियाजे कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो टीचर होता है उसको बच्चे की हर प्रॉब्लम का उसको इनको सॉल्यूशन करना चाहिए, उनका निदान करना चाहिए। वे बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हम कैसे उनकी लर्निंग कराएं, उसके लिए हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट हमको डेवलप करना चाहिए बच्चे की लर्निंग के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का जीन पियाजे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे कराया है। एक बार थोड़ा मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए साथ साथ, इसी वजह से मैं आपको रिकैप कराती हूँ। देखिए आज हमने किया है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञान होता है क्या है, कोग्निशन बोलते किसे हैं। तो संज्ञान होता है वो प्राणी का एक विज्ञान होता है जो जिसे अपने वातावरण से माध्यम से वो ग्रहण करता है। संज्ञान में क्या क्या आता है? अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, प्रत्यक्षण आदि जितनी भी मानसिक क्रिया होती हैं वो सब इसमें आती हैं, और जो ये मानसिक क्रियाएं होती हैं ये आपस में कोरिलेटेड होती हैं। फिर हमने देखा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे जी की। जो जीन पियाजे जी थे वो स्विट्जरलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का बिल्कुल क्रमबद्ध व एक वैज्ञानिक विवरण हमको दिया था, और इसके साथ साथ इन्होंने फिर इस वाले थ्योरी का प्रतिपादन कर दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का, और इसी वजह से पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो हम बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान की, तो इसमें बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का विकास का अध्ययन हम करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में। उसके बाद हमने यहाँ पे पियाजे की थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं की थी, जिसमें कि पहले हमने किया था स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है कि जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को हम स्कीमा कहते हैं। फिर हमने किया था अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है, मतलब कि आवास और अनुकूलन जो होता है, यदि हम उसमें अच्छे से मतलब अपने आप को सेट कर लेते हैं तो वही होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। हमने किया था आत्मीकरण, मतलब एसिमिलेशन। ये क्या था कि हम कैसे मतलब हम अपनी पूर्व अनुभव और विचारों का हम सहारा लेके समस्या को हम सोल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं, तो उसके कहते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पे फोर्थ है एकोमोडेशन, मतलब कि जब हम अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके हम नए वातावरण के साथ हम समायोजित हो जाते हैं, तो उसके कहते हैं समायोजन करना, एकोमोडेशन करना। इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ था संतुलन, मतलब इक्विलिब्रेशन। जो ये वाली प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि हम संतुलन स्थापित करते हैं अपने पुराने और नए विचारों के बीच में। फिर हमने किए थे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। टोटल यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, ये हमने की थी एक एक करके। तो सबसे पहले हमने किया था संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो की थी जिसका टाइम पीरियड क्या था 0 से 2 ईयर्स था। जिससे बच्चा वो होता है वो बाहरी जगत से अनभिज्ञ होता है, और वो धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो धीरे धीरे वो अपने एनवायरनमेंट से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके अलावा बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बच्चा सीखता है, वो देखता है, सुनता है, टच करता है, टेस्ट लेता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। 12 माह में बच्चा सार्थक शब्द बोलने के लायक हो जाता है, बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। और जो बच्चा जिसको जानता है उसको देख के वो हंसता है, और जिसको नहीं जानता उसको देख के बच्चा डर जाता है और बच्चा रोने लग जाता है। और इस अवस्था की स्टार्टिंग में तो वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, लेकिन इस अवस्था के एंड में वस्तु स्थायित्व हमको दिख जाता है, अर्थात बच्चा छुपी हुई चीजों को बच्चा ढूंढने लायक हो जाता है, और इसी वजह से इस अवस्था को खोज अवस्था भी कहा जाता है। सेकेंड है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 ईयर्स। इस वाले को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। तो फर्स्ट हमने किया था प्री कॉन्सेप्चुअल
पीरियड जो था 2 से 4 ईयर्स। जो ये वाली एज होती है सेम बच्चा अनुकरण करता है, मतलब जैसा बड़े करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। इसके अलावा बच्चा प्रतिमूर्ति निर्माण करेगा, मतलब अपने गुड्डे और टॉयज को बच्चा अपना छोटा भाई मान लेता है और उसके साथ वैसे ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट है जीववाद, मतलब निर्जीव चीजों में बच्चा यदि सजीव चिंतन करने लग जाता है तो उसी को हम जीववाद कहते हैं। जैसे बच्चा ये कह दे कि अब यार सूरज उदास है, सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, इस टाइप से। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित, मतलब बच्चा जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों को वो बहुत ही कम महत्व देता है। हमने सेकंड केस में अंतर्दृष्टि, मतलब अंतर्ज्ञान विधि इनिशिएटिव पीरियड 4 से 7 ईयर्स। जो ये होती है बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और जवाब जानने की कोशिश करता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है प्रश्न पूछने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा हर काम करता है, छोटे छोटे काम में बच्चा हेल्प करता है, माता पिता की बात मानता है, काउंटिंग भी उसको आ जाती है, लाइट हैवी वेट का भी उसको पता चल जाता है, छोटे छोटे काम बच्चा करता है। लेकिन बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसी वजह से इस अवस्था को कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसके अलावा ये अवस्था एपलटावी भी होती है, बच्चे को उलट पुलट करना नहीं आता है, बच्चा सिर्फ सीधी बातों को समझ पाता है। नेक्स्ट है मूर्त स्थूल ठोस संज्ञानात्मक अवस्था, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसका टाइम पड़ता है 7 से 11 ईयर्स। तो ये थी यहाँ इस वाली अवस्था से तार्किक चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है और बच्चा मतलब केवल मूर्त वस्तुओं के संबंधित बच्चा ही चिंतन कर पाता है। इसके अलावा इसे इसको कहा जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चा सिर्फ मूर्त चीजों को बच्चा चिंतन करने के लायक हो जाता है। इसके अलावा बच्चा दिन तारीख महीना वर्ष समय भी आदि बच्चा बताने लग जाता है इस वाली अवस्था में, और इस वाली अवस्था को पलटावली अवस्था कहा जाता है, मतलब कि बच्चा वस्तु को पलट के उसके बारे में बता सकता है आराम से। इसके अलावा बच्चा क्रमबद्ध चित्र करने लग जाता है, भाषा संप्रेषण योग्यता भी बच्चे में आ जाती है, बच्चा तर्क जिज्ञासा भी करना सीख जाता है, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण का महत्व देना सीख जाता है और वो आत्म केंद्रितता को त्याग देता है, मतलब अब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता है, वो औरों के बारे में भी सोचता है। इसके अलावा इस एज में 3 पॉइंट्स और थे, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, ये मैंने आपको करा दिए थे। नेक्स्ट लास्ट थी हमारी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 ईयर्स के बाद। ये वाली अवस्था होती है, ये होती है तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ साथ बच्चा अमूर्त चिंतन भी करता है और इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जो बच्चा होता है वो परिकल्पनात्मक निर्णय करता है, उसे पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो किशोर होता है वो समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान बच्चा ढूंढ लेता है, उसको वही इजीली सॉल्व कर लेता है और वो साथ में उसके मतलब तर्क भी देता है अपने उसको प्रूव करने के लिए। इसके अलावा देखिए जिन पैदे शिक्षा में क्या योगदान रहा है, मैंने आपको कराया कि जिन पैदे क्या चाहते थे कि जो बच्चा हो, मतलब जो बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रख के ही हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा टीचर ने क्या कहा, पियाजे ने क्या कहा कि जो शिक्षक होते हैं उसको बालक की हर एक समस्या का निदान करना चाहिए और बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण भी तैयार करना चाहिए एक टीचर को। तो ये हमने किया जीन पियाजे का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आराम से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।